हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अंकुरम कैजुअल टॉक्सों में। आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। एक है हमारे अरुणदा, दूसरा शुभदीप। अरुणदा का मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं। अभी ये सीनियर अकाउंटेंट इन जीएसआई कोलकाता में हैं, कार्यरत हैं। और शुभदीप का भी हाल ही में सीजीएल 2018 में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो हम लोग सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले अरुणदा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके टाइम में जब 2014-15 की बात करें, अगर हम 6-7 साल पहले, उस समय और अभी के टाइम में जो स्ट्रेटजी, जो प्लान होना चाहिए एसएससी को लेकर स्पेशली, तो उसमें कितना चेंज आया? माना आपका स्टडी उस समय जब आपका जो प्लान था वो किस तरह का था? आप ज़रा इनके बारे में बताएं। अभी भी वैसे ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। बस लगातार लगे रहना है। जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है उसको सुधार करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस सेट करना। प्रैक्टिस सेट जब तक नहीं बनाएगा तब तक आपको क्या कमजोरी है पता नहीं चलेगा। इसलिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। आप अगर प्रैक्टिस सेट करते हैं डेली, तो उसमें आपका क्या गलती है, कहाँ आप नहीं सक रहे हैं, उसको पता चलता है। अगर आप पढ़ते रहेंगे और कुछ नहीं प्रैक्टिस नहीं करेंगे, या फिर कंपटीशन में 4 आदमी नहीं बैठेंगे व डिस्कशन नहीं करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप ही सबसे बड़े हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितने कमज़ोर हैं। इसलिए कमज़ोरी को जानने के लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है और डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आपको तभी आपकी कमज़ोरी पता चलेगी। आपको जहाँ दिक्कत हो रहा है, जिस प्रोसेस में दिक्कत हो रहा है, इसको ठीक कीजिए, उसी से आपका हो जाएगा। सभी आम आदमी है और सभी खास आदमी है। कोई यहाँ बड़ा नहीं है। जो मेहनत किया है उसका ही पर सक्सेस होता है। इसलिए लगे रहिए, होगा क्यों नहीं होगा। बस यही सोच के लगे रहना है। और अगला क्वेश्चन मैं शुभदीप से पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको बधाई हो आपके सिलेक्शन के लिए। और क्या आपका जो अरुणदा ने जो कहा, तो ये ठीक है, वो लगे रहना है। सबसे आपको प्रैक्टिस सेट लगातार करते रहना है। और दूसरा कि यहाँ पर जो एक हवा बना हुआ इंग्लिश को लेकर, मैथ्स को लेकर, नॉर्मली लोगों में कोई दिक्कत नहीं होता। हमारे एरिया के बच्चों के बारे में अगर बात करें तो रीजनिंग भी ठीक है, बस एक चीज़ का थोड़ा इशू हो जाता, वो है इंग्लिश को लेकर। तो इंग्लिश को लेकर क्या प्लान होना चाहिए? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, अभी जैसे अरुण भैया ने बोले, ठीक है, प्रैक्टिस करना। जी हाँ, प्रैक्टिस तो करना। हमको लगता है कि भैया के समय में तभी ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था शायद से, ठीक है। अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से टाइमिंग का बहुत बड़ा ख्याल रखना पड़ता, टाइमिंग का। और तभी मैं 2017 भी दिया था, और उससे प्रीवियस ईयर्स भी मैंने बनाया है बहुत सारा सेट। तभी के और अभी के क्वेश्चन, और देख रहा हूँ अभी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्या आया है। तभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाते थे, अभी जो है कैलकुलेटिव पूछे जाते हैं। तो कैलकुलेटिव में ज्ञान आपके पास कितना, वो मायने नहीं रखता। आपके दिमाग में कितना कैलकुलेशन चल रहा है, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। कितना स्पीड से आप फास्ट सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना। तो अगर ये आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आपके पास कितना भी ज्ञान है उस धरा का धरा रह जाता है। मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका 2017 में। बहुत सारा पढ़ लिया लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस कर नहीं पाया, जिसकी वजह से मेरा जानता मैं सारा क्वेश्चन था, लेकिन वो घर में आने के बाद बन रहा, वो टाइमली वहाँ पे नहीं बना। इसके बाद फिर मैंने उस पर ध्यान दिया कि कहाँ गलती हुआ, कहाँ ये हुआ। तो फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया, बहुत ज़्यादा। इसके बाद वो, और बहुत हार्ड क्वेश्चन बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में सबसे बड़ा बात यह है कि 2-4 क्वेश्चन ट्रिकी पूछे जाते हैं, वो आपको फंसाने के लिए दिया जाता है। टाइम टेकिंग हो, आप बना भी ले तो उसमें शायद आपका लॉस ही हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग ले लेता है। 5 से 6 मिनट एक क्वेश्चन में अगर ले लिया तो वो फिर आपके लिए लॉस है। तो वो सब क्वेश्चन को आप स्किप करना सीखिए। स्किप करना भी एक मतलब कि सिलेक्शन का ही प्रोसेस होता है। ज़रूरी नहीं कि सारा क्वेश्चन को ही अटैम्प्ट करें आप। जितना हल्का क्वेश्चन हो, जितना कम टाइम में जो क्वेश्चन बने, सबसे पहले उसको बनाना है। इसके बाद अगर टाइम बचता है वो बने। सेकंड पॉइंट पे आता हूँ मैं, जो इंग्लिश की बात है। बिहार झारखंड में हम देखा जाता है अक्सर कि इंग्लिश से बच्चे बहुत डरे हुए रहते हैं। सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जब मैं शुरू में एग्ज़ाम दिया था मेंस का, तो सेट प्रैक्टिस से पहले मतलब देख रहा था कि मेरे पास 70 से ज़्यादा नंबर आ नहीं रहे थे, और कट ऑफ जा रही थे 150 के पार। अब तो सबसे पहले मेरा ज़्यादा सारे कलीग मतलब जो है तैयारी कर रहे थे, वो इंग्लिश से डर के भाग गए। वो डर के भाग गए कि इंग्लिश नहीं होगा हमसे। कई रेलवे में चले गए, कई इसमें चले गए। फिर मैं अकेला बच गया। मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि या मैं भी रेलवे में चले जाऊँ या फिर मैं बना रहूँ यहाँ पे। इसके बाद क्या हुआ कि मैं सोचा देखता हूँ, जो होगा देखा जाएगा।
इंग्लिश को 70 से बढ़ाता है सारा चीज़ मत इंग्लिश का जो होता है इडियम फ्रेज हुआ या फिर पैसेज हुआ उस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगा। इसके बाद इंग्लिश को और ज़्यादा बिल्डअप करने के लिए मैं इंग्लिश पेपर पढ़ने लगा। बहुत ज़्यादा इंग्लिश पेपर पढ़ा, लगभग नहीं 6 से 7 साल मैंने सिर्फ इंग्लिश पेपर ही पढ़ा। रोज़ पढ़ता था, ये नहीं कि एक दिन भी, क्योंकि रोज़ ले आता था पेपर। आएगा तो पढ़ेंगे ही। सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पर जब पैसा लग रहा है तो अब उसका यूज भी करना है एकदम डेली से एकदम, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंग्लिश पेपर पढ़ा और अभी फ़िलहाल हाल ही में मेरा रॉ स्कोर है सिर्फ 180 इंग्लिश में। तो इंग्लिश को लेकर सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रैक्टिस की वजह से हुआ है। बहुत ज़्यादा मैंने किताब नहीं पढ़ी है, मैंने कोई कोचिंग भी क्लास आज तक नहीं की है। अच्छा, तो इसमें शुभदीप ने जैसे कहा, मतलब इंग्लिश को लेकर एक आपको पेपर मतलब इसको पेपर के इम्पोर्टेंस को हम लोग को समझना होगा। मतलब ये जरूरी है, जिनको भी प्रिपरेशन करना है इंग्लिश को, जिसको डर लगता है वो पहले पेपर से शुरुआत करे धीरे धीरे। बिल्कुल। और फिर साथ में अगर हो सकता तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग कुछ वीडियोज़ अगर कुछ इस तरह आता है जो जिसमें कार्टून या इस तरह का, इसमें जो इंग्लिश होते हैं, ये एनिमेशन कोई मूवीज़ होता है उसमें इंग्लिश होता है, काफ़ी सरल होता है और उसमें सबटाइटल नीचे लिखा हुआ रहता है। वहाँ से शुरुआत करें। आपको हो सकता है शुरुआत में कुछ ना समझ में आए, लेकिन धीरे धीरे ये आ जाएगा। और चूँकि एसएससी को आपने चुना है तो ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश छोड़ के आप कहीं जा नहीं सकते हैं, वो आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल मैं अरुणदा से पूछना चाहूँगा कि ठीक है एसएससी में हो गया, सिलेक्शन हो गया, इसके बाद आपने ऑलरेडी 6-7 साल तक वहाँ पे काम किया है, तो वहाँ पे एसएससी के सिलेक्शन होने के बाद वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है? मतलब आपको किस तरह का, माना आपके काम और वहाँ पर वर्क के इन्वायरमेंट किस तरह का रहता है? हर एक डिपार्टमेंट में तो अलग अलग रहता है। आप जाइएगा जैसे CSS जैसे होता है दिल्ली में, उस सब में थोड़ा काम ज़्यादा रहता है। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम है, लेकिन मेरा डिपार्टमेंट में तो उतना काम नहीं है, ठीक ठाक है जितना होना चाहिए। कुछ उसमें भी कोई सेक्शन होता है, कोई सेक्शन अच्छा है, कोई सेक्शन नहीं। लेकिन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट में होता है कि पॉलिटिक्स वाइज चलता है, यहाँ उसमें कुछ नहीं चलता है। यहाँ आपको सबको मौका मिलता है काम करने का। आप जितना काम कीजिएगा ज़्यादा अच्छा है, आपको नया चीज़ सीखने मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि प्रमोशन वाला एग्ज़ाम तो होता ही है हर चीज़ में। इसलिए इसमें वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई दिक्कत नहीं। स्टेट गवर्नमेंट की बात हम नहीं बोल सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ा सा पॉलिटिक्स चलता है, आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट हर कोई हेल्प करता है। आपको अप्रिसिएशन? हाँ, आपको अभी डर लग रहा कि मैं कल दिन पोस्ट में चले जाऊँ कि मुझे क्या होगा, मैं सकूँगा कि नहीं सकूँगा, वैसा कुछ नहीं है। वहाँ पर जाने के बाद आपको हर कोई है ऐसा जो हेल्प करेगा, नहीं सकेगा तो आपको बताने वाला बहुत कुछ है। मैं दिल्ली में भी रहा 1 साल, दिल्ली में भी मैं देखा वैसे ही है, और कलकत्ता में तो बहुत अच्छा है। ये तो अपना पूरा कल्चर ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए वैसा कुछ नहीं है, आपको काम ज्वाइन करने के बाद कुछ नहीं बुझाता है, अच्छा ही लगता है। तो मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, जैसे इससे पिछले सवाल में शुभदीप और अरुणदा ने कहा था कि ये नहीं है कि अगर इन लोगों का सिलेक्शन हो गया तो ये आप लोग से कुछ अलग है। मतलब इन्होंने सालों तक मेहनत किया और उनका फल आज इनको मिला है। माने आप भी बिल्कुल इनके तरह हैं, अगर आप चाहें तो आप भी मेहनत करके बिल्कुल इनके जैसे बन सकते हैं या इनसे भी आगे जा सकते हैं। और मेरा शुभदीप, मेरा आपसे सवाल है, तो ठीक है एसएससी तो हो गया आपका, तो नेक्स्ट आपका क्या प्लान है? क्या आप माने ठीक है आपको लग रहा है कि आप सेटल्ड है, या फिर आप फर्दर सोच रहे हैं कुछ यूपीएससी या कुछ भी स्टेट पीसीएस के बारे में? मैं तो फ़िलहाल अभी सेटल हुआ हूँ, लेकिन मेरे मुताबिक जो पोस्ट चाहिए हमको वो नहीं मिला है, और शायद उम्मीद करता हूँ कि 19 में मिल जाए। अगर 19 में नहीं मिले तो फिर 20 में भी दूंगा, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं देते रहूँगा। ये नहीं कि मैं हार मान जाऊँ या फिर कुछ भी हो जाए। फर्दर प्लान है मेरे पास, ठीक है ना। तो क्या है कि मैं घर में बैठा नहीं रहूँगा, मेरे पास काफ़ी टाइम है अभी और एज भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, तो क्या करूँगा, मैं पढ़ाई करते रहूँगा, भले हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं मेरा। पढ़ता तो रहूँगा ही मैं, और बहुत दिन तक पढ़ता रहूँगा ही। मतलब पढ़ाई आपका हॉबी है, ये आपका मजबूरी नहीं है कि आपको जॉब के लिए पढ़ना पड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल जो अभी लॉकडाउन के कारण एक चीज़ जो हुआ है वो है ऑनलाइन पढ़ाई। हाँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि आजकल बहुत लोग ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दिए हैं। तो ऑफ़लाइन आप लोगों ने तो ऑलरेडी ऑफ़लाइन किया हुआ पढ़ाई, और अभी जो ऑनलाइन चल रहा है आप लोगों ने अगर ऑनलाइन देखा तो दोनों में क्या ऑनलाइन ये सूटेबल है? मतलब ये काफ़ी है? कोई अगर ऑनलाइन से ही अगर शुरू करना चाहे, बेसिक माने जीरो से लेकर ऑनलाइन से पढ़ाई करना शुरू चाहे और वो प्लान करे कि एसएससी को लेकर, तो क्या ये संभव है? ऑनलाइन एग्ज़ाम अच्छी है, ये बात है, एग्ज़ाम हो या फिर पढ़ाई हो वो अच्छी है, लेकिन
काफ़ी नहीं बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि एक जो ग्रुप में पढ़ाई होता है या फिर ऑफलाइन में बैठ के एक दूसरे के प्रति जो भाव आता है, अपने आप को पता चलता है कि अच्छा मैं उससे ये इतना कम हूँ या फिर ज़्यादा हूँ, पता चलता है और अपने आप में एक जोश आता है, जुनून आता है। घर में बैठे मोबाइल देख रहा, उधर से अच्छा मैसेज आ गया है, मैं सो गया, मूवी देखने लगा, ऑनलाइन मैं भी पढ़ाई किया हूँ थोड़ा दिन, पता चलता है ये ऐसा ही होता है। ग्रुप में क्या होता है ना, पढ़ाई ऑफलाइन में, अच्छा वो पढ़ रहा है चलो मैं भी पढ़ूँ, और एक होता ना एक दूसरे से आगे बढ़ने का होड़ लगा हुआ रहता है, जिससे ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये साइकोलॉजिकल भी और अपने एजुकेशनल भी, मतलब ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब फेस टू फेस ज़्यादा इफेक्टिव होता है विथ कम्पेयर टू मैंने ऑनलाइन। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मौका है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है ऑफलाइन क्लासेस, ये आपका कहना है। अच्छा, अरुणदा से मेरा सवाल है, ये थोड़ा अलग सवाल है, ठीक है, थोड़ा तीखा सवाल है कि लोगों को लगता है कि बस एक बार मेरा अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो बस सेटल्ड हो गए। तो क्या आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं 6-7 साल से, क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप पूरी तरह से सेटल्ड है, या फिर इस पर आपका क्या कहना है? आदमी की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करें या बिजनेस करें, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब मिल गए तो आप बहुत बड़े आदमी बन गए, ये बहुत कुछ हो गया। आदमी की इच्छाएं बढ़ते रहती है, कुछ नया नया करने का सोचते रहता है। इसलिए कोई हम नहीं बोलेंगे कि गवर्नमेंट जॉब हो गया तो सब कुछ मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी नहीं है कि केवल जॉब और पैसा कमाना ही बड़ा चीज़ है, आपको दुनियादारी भी देखना है, बहुत कुछ है और आगे बहुत कुछ संभालना है, दूसरे को भी देखना है, केवल अपना हो जाने से नहीं होता है, दूसरे को भी देखना जरूरी। जैसे आप लोगों ने अंकुरम शुरू किया, मुझे बहुत खुशी हुई देख के। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कभी भी ज़रूरत हो मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सिर्फ अपने आगे बढ़ने से नहीं होता, पूरे समाज को लेना जरूरी होता है। इसलिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब हो गया, आप सेटल हो गए, तो कुछ समाज के बारे में सोचिए, हम वही बोलेंगे। बाकी तो इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। आज मेरी सैलरी इतनी है, सोचता हूँ मैं कुछ और बड़ा हो जाए, कुछ और ज़्यादा सैलरी मिले। आजकल आदमी गवर्नमेंट जॉब करते करते बिजनेस भी करता है, जिसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है बहुत साम देखे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो आप सेटल्ड हो गए। अगर आपको लगता है सेटल्ड हो गए, आपको अपने मुताबिक उतना हो जा रहा है, तो आप दूसरे के बारे में भी सोचिए, समाज के बारे में सोचिए, हम वही बोलेंगे बस। सोच एक तीखा सवाल शुभदीप के लिए है कि मेरा ये पर्सनली मानना है कि आमतौर पर जो भी हमारे गांव के या झारखंड, बिहार, यूपी इस तरह के बच्चे जो भी गांव के स्पेशली, ये अपने लाइफ का ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के बाद तकरीबन 3 से 4 साल या उससे भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देते हैं। वो जिस समय उसका सबसे बेस्ट इफ़िशियंसी रहता है, जिस समय उनका वर्क करने का एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा रहता है, उस वक्त वो 3 से 4 साल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं। तो क्या ये उतना वर्थ है? अगर आपका जॉब लग जाता है तो क्या ये इतना वर्थ है कि हाँ ठीक है, मैंने जो मेहनत किया हमको इससे भी ज़्यादा मिलना चाहिए था, या फिर ठीक है ये ठीक है? या फिर मुझे ऐसा पर्सनली लगता है क्या ये किसी का अगर कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, जैसे यहाँ पर हो सकता है कोई साइंस को लेकर आगे बढ़ना चाहता हो, लेकिन गांव में उसको इस तरह का प्रेशर है, उसको जॉब चाहिए क्योंकि आसपास के सब लोग जॉब कर रहे हैं, तो उसे भी जॉब करना है, जिसके कारण हो सकता है वो आर्ट्स ले लेता है क्योंकि आर्ट्स में मेहनत कम करना पड़ता है, ऐसा लोगों का मानना है, और वो अपना ज़्यादा टाइम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दे पाए। तो क्या यहाँ पर मानव जो रिसोर्सेस है, मानव संसाधन का बर्बादी नहीं है कि जिसमें वो किसी और चीज़ में बेहतर कर सकता था, लेकिन अब इसके कारण सामाजिक प्रेशर या जो भी कहें, जिसके कारण अभी उसको इसमें करना पड़ा, क्या वो वर्थ है? क्या वो सही है? जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कुछ कहना। अभी आप नहीं पढ़ रहे हैं या फिर बहुत पढ़ रहे हैं, वो नहीं देखेंगे। आप जैसे कि किसी चीज़ की कट ऑफ गई, सपोज दैट 550 गई कट ऑफ, आप 549 लेकर आए और आप रिजेक्ट हो गए, लोग बोलेंगे यार ये कैसा है, कुछ नहीं पढ़ाई कर रहा। लेकिन वो जो 550 लेकर आया है, ठीक है, वो पढ़ गया, बोलेगा अच्छा ये तो बहुत अच्छा लड़का, ये पढ़ाई करता था। तो लोग, आप उससे कम नहीं है, 549 और 550 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो कम नहीं है। वही लोग अभी आप नहीं है कुछ, आपको ये बोल रहे हैं कि बेकार क्या कर रहा है वहाँ पे, वही आप फिर सेटल हो जाए तो वही बोलेंगे फिर कि हाँ नहीं ये तो पढ़ता था, मैं देखा था इसको पढ़ते हुए। तो वो अपना वक्तव्य चेंज कर लेते हैं। जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो वो चेंज कर लेते हैं। लोगों को बात को ना माने आप, लोगों का, जैसे कि मुझे भी शुरू में कहा गया था कि अच्छा आप मैथ ऑनर्स मत कीजिए, आप आर्ट्स लेके पढ़िए और इसके बाद कंपटीशन हो जाएगा। मैथ, जैसे मैं मैथ लेके पढ़ा हूँ, मैथ साइंस ऑनर्स किया हूँ, तो मैथ में मुझे मना किया गया बहुत सारे लोग कि नहीं ये क्लास करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो आप मत कीजिए। तो बोलेगा मेरी इच्छा नहीं है, मैं कभी आज तक आर्ट्स पढ़ा नहीं हूँ, तो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। तो बोलेगा अच्छा ठीक है, तब तो आप एक कदम पीछे जा रहे हैं आप,
आप बहुत पीछे जा रहे हैं, 3 साल आप ऑनर्स कीजिएगा, इसके बाद तो इसके बाद क्या कीजिएगा आप? तो बोले ठीक है भाई, मैं वही करूँगा, मुझे वही शौक़ है। मैंने नकार दिया सबको। इसके बाद मैं जैसे कि कोई एक निकाल लिया एग्ज़ाम, फिर वही लोग बोलने लगा, अरे मैंने तो बोला था ये लड़का अच्छा है। उन लोगों का काम है कहना, आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप वो उसमें जाइए, आप उसमें जाइए और आप 100% दीजिए अपना, चाहे किसी भी फील्ड हो। आपका आर्ट्स में जाना है आप आर्ट्स में जाइए, आर्ट्स में बहुत सारा स्कोप है, यूपीएससी निकाल सकता है आप आर्ट्स में लेके। साइंस में जाना, साइंस जाइए, आप रिसर्च कीजिए, ठीक है। तो लोगों को बात का आप सुन के दीजिएगा तो आप 50 तरह के लोग 50 तरह की बातें करेंगे। कोई कुछ बोलेगा तो आप किसका बात मानिएगा? आप किसी का बात नहीं मान सकते। यहाँ तक कि आपके माँ बाप अगर आप बोल रहे हैं कि इस फील्ड में जाओ तो उसका भी बात ना माने, आप अपने इंटरेस्ट से जाइए, यही कहना चाहूँगा मैं। तो आपका जो भी इंटरेस्ट है आपको उसी एरिया में जाना चाहिए शुभदीप के अनुसार। मतलब अगर आपका किसी को अगर आर्ट्स में इंटरेस्ट है कि नहीं, वो किसी को हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है और वो उसी में आगे बढ़ना चाहता है, उसको सपोज कॉम्पिटिटिव का कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता, रीजनिंग या इंग्लिश पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो आप उसी फील्ड में आगे बढ़िए। आप अगर किसी फील्ड में रहिएगा कंटिन्यूअस और लगातार मेहनत कीजिएगा तो कहीं ना कहीं उसी फील्ड में आपको सफलता मिलेगी। इसी टाइप का एक सवाल है अरुण से मेरा। यहाँ पर आप किसी भी बच्चे से पूछिए, कहीं से भी पूछिए, आप हमारे आसपास गांव या हमारे स्टेट के गांव के जितने भी बच्चे, किसी से भी पूछिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, किस में आप क्या बनना चाहते हैं, जिसको बन के मन आप खुश हो जाएं, आपका किस चीज़ में सबसे ज़्यादा मन लगता है। तो नॉर्मली बच्चों के पास जवाब नहीं होता है, उसको खुद नहीं पता कि उसका एक्चुअली व्यक्तित्व किस टाइप का होता है, मतलब वो एक्चुअल में किस चीज़ को ज़्यादा इन्जॉय कर पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग शुरू से जो बच्चों को यहाँ पर जो पढ़ाते हैं हमारे गाँव में कि शुरू से हाँ पढ़ो 1 2 3 4 इस तरह 10th 12 फिर ग्रेजुएशन कॉम्पिटिटिव जो भी है, तो कहीं ना कहीं हम बच्चों को इंटरेस्ट को मार नहीं रहे हैं हमारे गांव के। इस बारे में आपका क्या कहना और हम लोग को इसका सॉल्यूशन किस तरह से करना होगा, क्या उपाय चाहिए? हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति खराब है। यहाँ शिक्षा पद्धति सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ाया जाता है और कुछ नहीं। ना हमारे यहाँ रिसर्च का व्यवस्था है। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मुझे स्कॉलरशिप मिला हुआ था सिर्फ रिसर्च करने के लिए। मैं पटना यूनिवर्सिटी के हेड से बात किया तो बोला यहाँ रिसर्च का कोई व्यवस्था ही नहीं है। मैं सिर्फ स्कॉलरशिप लेके अपने पैकेट में रख लिया। मुझे 5,000 रुपया मंथली मिलता था स्कॉलरशिप सिर्फ पढ़ने के लिए, और अगर रिसर्च करता तो मुझे और 5,000 रुपया मिलता। तो हमारे यहाँ सिर्फ पास करने के लिए पढ़ाया जाता है। इसका क्या उपाय है वो तो बड़े बड़े शिक्षाविद बता पाएंगे, मुझे भी उसके बारे में कुछ नहीं मालूम है, इसके बारे में हम बता नहीं सकते। यहाँ पे सबसे बड़े मेरे गाँव में तो और ज़्यादा दिक्कत है। मतलब इस बारे में डिस्कस होना चाहिए। हाँ, डिस्कस तो होना चाहिए, लेकिन देखिए हमारे यहाँ नेता सिर्फ चुनाव जीतने के लिए वो लोग खड़े हैं, वो किसी के भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं। और उन लोग सरकारी स्कूल को भी इसलिए अच्छे नहीं करते क्योंकि उन लोग बड़े बड़े नेता के बड़े बड़े स्कूल चलते हैं, उन लोग स्कूल बंद हो जाएगा सरकारी स्कूल ठीक करे तो। यही सब प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसलिए अपने से कुछ करना पड़ेगा, अपने से सोचना पड़ेगा। यही उपाय, अगर आपको इंटरेस्ट है जैसे शुभदीप बताया तो आप उस इंटरेस्ट में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ दिन तो बहुत प्रॉब्लम होगा, दूसरे की बातें सुनना पड़ेगा, ये आप ये कर रहे हैं, आपका बेटा अभी भी बेरोज़गार है, क्या कर रहा है, देखो उसका बेटा बहुत आगे बढ़ गया, तुम अभी भी यही हो, अरे उम्र होने लगा, कब शादी कराओगे, ऐसे बोलता है। जनरली लड़की के साथ ज़्यादा होता है कि इनका तो उम्र हो गया, उसके एज के लड़की का शादी हो गया, ये हो गया वो हो गया बोलेगा। लेकिन उन लोगों को बात सुनने से आप भविष्य में पछताएंगे कि उन लोगों को बात सुन के मैं यहाँ लटक गया। अगर आपको लगता है कुछ दिन आपको दिक्कत होगा, लेकिन जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे तो फिर आप ही के पीछे सब दौड़ेगा, नहीं ये सही था, जैसे शुभदीप बताया बात तो सही है। हमारे शिक्षा पद्धति ही खराब है, उसको सुधारने का कोशिश कोई भी नहीं करता है। कोई भी यहाँ पे सेंट्रल में हो स्टेट में हो, उन लोगों को सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है। लेकिन करने वाला कर रहा है, आगे जो बढ़ना है जिसको, यही है। आगे आप मैट्रिक पास करने के बाद खुद आगे रास्ता खोज सकते हैं, ऐसा नहीं है जैसे अब आशीष ही खोजा अपना रास्ता, खोजने वाला खोजता ही है, रिसर्च करने के लिए करता है। मेरा भी एक दोस्त है, हम बताए अभी इसको, वो ये सब छोड़ के जनरल कॉम्पिटिशन कोई मतलब नहीं है, वो PhD वो भी कर रहा है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का 2nd टॉपर भी, हम उसको बताए भी थे। तो वही अपने से करना पड़ेगा, क्या कीजिएगा, वो सब माहौल ही है, कोई उपाय भी नहीं है। हमारे यहाँ तो अच्छा स्कूल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आदमी पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। यहाँ आपका छोटे छोटे गांव से भी आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा, जैसा वैसा ही रहना पड़ेगा, क्या करें। और शुभदीप से एक सवाल है कि गांव में जो है वो है, इसको हम लोग अब बहुत ही कम समय में तो चेंज कर नहीं सकते हैं, संभव नहीं है। लेकिन गांव में जो शिक्षा है और एक टर्म है इनोवेशन, मतलब कि क्योंकि आप देखिए
क्योंकि गांव में हम लोग का चूँकि कोई इंटरेस्ट किसी को कुछ पता नहीं है, तो जाहिर सी बात है इनोवेशन कुछ होगा नहीं। क्योंकि शहर में बहुत लोग इनोवेट करते हैं, बच्चे से बच्चे कुछ बना दिए, कुछ मशीन बना दिए, उनके ऊपर कुछ प्रेशर नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर ये चीज़ दिमाग में भर दिया जाता है, या शायद उसको पता भी ना हो, और जिसके कारण वो इनोवेशन के लिए सोचने के लिए समय ही नहीं है, उसको इंटरेस्ट उसका क्या है ये सोचने के लिए उसके पास समय ही नहीं है कि वाकई में मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो इनोवेशन को बढ़ाने के लिए छोटे से छोटे लेवल पे क्या आपको इस तरह कुछ लग रहा है कि क्या चेंज करना चाहिए? छोटा से छोटा लेवल पे हम लोग किस तरह शुरुआत किस तरह कर सकते हैं? जी हाँ, देखिए, चिंगारी से ही आग पैदा होती है, ठीक है। अगर जिस चीज़ में किसी चीज़ का इंटरेस्ट है, सपोज दैट किसी का साइंस में इंटरेस्ट है, लेकिन उसको आगे के बारे में पता नहीं कि कैसे इनोवेशन करे, उसको लगता है कि नहीं गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि छोटे छोटे ज्ञान उसको उपलब्ध कराई जाए। जैसे कि कोई 8 में कोई साइंस इच्छा है तो उसको 8 क्लास की ज़्यादा से ज़्यादा बुक दी जाए। जैसे जैसे उसमें ज्ञान जाएगा उसके बारे में वो ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, इंटरेस्ट बढ़ेगा उसमें। जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा वो अपने आप रास्ता ढूंढ लेते हैं। पानी को कभी रास्ते को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं। उसी तरह जैसे जैसे उसको ज्ञान मिलते जाएगी वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। वो अपना रास्ता जैसे ढूंढेंगे और अपना उपाय भी ढूंढ लेंगे वो कि अच्छा क्या करना हमको आगे और क्या करना भी चाहिए, उसका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा उसका माइंड आगे जाते जाते। यही सबसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दी जाए, उस चीज़ पर शिक्षा दी जाए, बुक दी जाए, कहीं से कोर्स दी जाए उसको, बस कुछ थोपा ना जाए उस पर कि अच्छा तुम यही करो, प्रेशर ना दिया जाए। मतलब इंटरेस्ट का अगर चीज़ करो तो वो उसमें सबसे बेस्ट कर सकता है, अगर उसमें कंटिन्यूस लगा रहे तो एक सवाल आप दोनों से कि यहाँ पर जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर, तो उनका फाइनल, जैसे बहुत लोग ये यहाँ पर ऐसे जो अभी जस्ट सोच रहे हैं कि वो स्टार्ट करेंगे, जिन्होंने अभी जस्ट 12 पास किया है और वो सोच रहे, या जिन्होंने जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो अभी सोच रहे हैं कि किस तरह से स्टार्ट किस तरह से करें, उन्हें अभी कुछ भी पता नहीं है, सिलेबस वो अभी देख रहे हैं कि किस तरह, तो उसके बारे में आप लोग क्या सजेशन देना चाहेंगे? वो किस तरह से अपना शुरुआत करें, मजबूत शुरुआत किस तरह दें? शुरुआत तो बेसिक से ही करना पड़ेगा, और क्या एनसीईआरटी पढ़ना वर्थ है? मैंने एनसीईआरटी बहुत लोग अगर जीएसटी करना है तो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी पढ़ने से आपको पूरा डिटेल पता चलेगा। आप केवल लुसेंट पढ़िएगा तो आपको नए नए जितने बच्चे उन लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या होता है अनुच्छेद, क्या होता है, ये आपका पता नहीं चलेगा। हिस्ट्री के बारे में भी अगर वो पढ़ लेगा वो कहानी की तरह तो उसको पता चलेगा। इसके बाद लुसेंट ये फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ेगा तो उसको ज़्यादा अच्छा से पता चलेगा। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ सकता है, एनसीईआरटी पढ़ ही सकता है। बाकी मैथ तो हमारे यहाँ के सबका अच्छा रहता ही है, उन लोगों को खाली रिवाइज करना है, कहाँ है कभी उसको ठीक करना है। और इंग्लिश के लिए तो वो बता ही दिया, पेपर पढ़ने की कोशिश करें। 1-2 दिन पेपर पढ़ने में आपको पूरा बोर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको इंग्लिश सुधार है। चाहे जो भी हो, हम देखे हैं सबका वैसे ही इंग्लिश सुधरा है। मैं भी थोड़ा बड़ा पढ़ता था, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट कम लगता था पेपर पढ़ने में, लेकिन कभी कभी पढ़ लेता था। मेरे भैया पढ़ते थे इंग्लिश पेपर पूरा, तभी तो ज़्यादा कंपटीशन था। उन लोगों के समय में 250-200 मात्र पोस्ट निकलता था, तो वो डेली इंग्लिश पेपर पढ़ते थे। हम थोड़ा इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में, नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है। वो ठीक बोल रहा है। सुखदीप को तो हम बोले ही थे पेपर पढ़ो, सुखदीप इसलिए पढ़ने शुरू किया था इसका इंग्लिश, क्योंकि इसका भी इंग्लिश खराब, तो वो बोलता था इंग्लिश नहीं हो रहा भैया, तो हमारे पेपर पढ़ो, वही उपाय है। वो तो शुरुआत ऐसे ही करना है, बेसिक से ही शुरू करना है। एनसीईआरटी पढ़ सकता है अगर जीएसटी करना है तो। एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, चाहे जो भी किताब हो, डिटेल पढ़ने के लिए बहुत कुछ किताब है, आपका पढ़ ही सकते हैं। इसके बाद ही ऑब्जेक्टिव पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ऐसे ऑब्जेक्टिव रटने से पता नहीं चले, भूल जाओ, फिर बोरिंग लगेगा। हाँ, बोरिंग लगेगा ना, उसको पता नहीं चलेगा क्या है। वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते, फिर हमको भी शुरू में जीएस पढ़ते थे। आप लोग बादल दा को सब जानते हैं, बादल दा जो है बुरियो के हैं, वो उसका जीएस बहुत अच्छा था, लेकिन हमको जीएस पढ़ने में अच्छा ही लगा। तो वो बोला तुम एनसीईआरटी किताब खरीद लो, तुम पढ़ो कुछ दिन, तुमको अच्छा लगेगा। तो वैसे ही मैं एनसीईआरटी की पूरा किताब है मेरे पास रखा हुआ हो, इसलिए हम बोले थे ले आने के लिए किताब। वो किताब पढ़ते पढ़ते फिर हमको इंटरेस्ट लगने लगा। इसके बाद मैं उन लोगों के पास डिस्कशन में बैठता था तो फिर समझ में आता था। हमको समझ में नहीं आता था अनुच्छेद क्या है नहीं है, पता ही नहीं चलता था, कभी पढ़े ही नहीं वो सब। वो पढ़ने के बाद भूल गए सारा। और हम लोग तो मैथ और साइंस छोड़े कुछ पढ़े ही नहीं आगे, इसलिए दिक्कत होता। तो वैसे ही बेसिक पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी पढ़ सकता है, एनसीईआरटी तो सारा चीज़ पढ़ना जरूरी। जैसे इंजीनियरिंग का तैयारी भी करता है, जो IIT JEE मेंस अभी जो है सब एनसीईआरटी पढ़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी। एनसीईआरटी तो जरूरी है बेसिक। अब वो उसमें कोई गलती नहीं रहता एनसीईआरटी में, सबसे बड़ा होता है अप्रूव्ड बुक है ना, इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ सकता है। किसी भी फील्ड में जाने के लिए सबसे पहले बेसिक की ज़रूरत होती है।
ठीक है। और बेसिक है आपका जाके, जैसे अरुण भैया बोले एनसीईआरटी भी ठीक है, और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए भी बुक आता है जैसे आर.एस. अग्रवाल। मैं एक एकदम करंट एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे CGL 2019 के मेंस का क्वेश्चन है, एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन था और क्वेश्चन बहुत ईजी था, लेकिन मैं देख के छोड़ दिया क्योंकि ज्योमेट्री से मुझे बहुत डर लगता था, छोड़ दिया। और कुछ दिन बाद ही मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, तो 9th स्टैंडर्ड का एक आर.एस. अग्रवाल के बुक में सेम क्वेश्चन विदाउट डेटा भी चेंज नहीं है, हूबहू आ गया। मुझे देख के बहुत ख़राब लगा कि मैं 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं बना पाया। तो बड़े बड़े जो एग्ज़ाम होते हैं उसका लेवल बहुत हाई नहीं रहता, आदमी को डर लगता है कि अच्छा बहुत बड़े एग्ज़ाम है तो बहुत बड़ा लेवल हाई रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब बेसिक ही रहते हैं। बेसिक से बस उसको एक स्टेप आगे जाके कैलकुलेशन करना पड़ता है, यही सबसे ज़्यादा बड़ी बात है। मैं देख के अचंभित रह गया। इसके बाद मैंने सारा 9th-10th का, कुछ दिन पहले का बात कर रहा हूँ, 2-3 महीने पहले की बात है, 9th-10th का मैं बुक खरीद के आर.एस. अग्रवाल का फिर से पढ़ा। और अभी जैसे बता सकता हूँ मैं कि उसको सेट का सारा क्वेश्चन बन गया मुझसे, ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, सारा का सारा बेसिक से ही था। तो बेसिक जड़ मजबूत कीजिए, नहीं तो पता चला कि आप जड़ मजबूत नहीं किया और ऊपर फल लग भी तो पेड़ गिर जाएगा। आपको जड़ मजबूत करना है, इसके बाद जाके आप कुछ कर सकते हैं आगे। तो अभी तक के बातचीत का टोटल कंक्लूज़न ये है कि फर्स्ट तो आप लोगों ने प्लान तो सुन ही लिया, इंग्लिश को लेकर जो दोनों ने बताया इंग्लिश को किस तरह से शुरुआत देना है। दूसरा कि एनसीईआरटी जिनको लगता है कि नहीं उनका बेसिक उतना अच्छा नहीं है, वो शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी 9th-10th का एनसीईआरटी या 7th, 9th, 10th का एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है। हाँ, तो आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। जिनको बेसिक से एकदम शुरुआत करना है तो वहाँ से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। और दूसरा कि अगर इन केस यहाँ पे जो लोग अभी स्पेशली 10th के कुछ बच्चे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, 9th-10th के बच्चों को, कि अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है, कि आप चाहते कि नहीं हम कॉम्पिटिटिव में नहीं आए या किसी और फील्ड में नहीं जाएँ, आपका कुछ स्पेसिफिक अगर कुछ प्लान है, कुछ भी हो सकता है वो दूसरों को सुनने में अजीब लगे या अच्छा नहीं लगे, या आपके गार्जियन हो सकता पसंद ना आए उनको, फिर भी आप एक बार उसको कन्विंस करने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो अपने आप को ये मनाइए क्या वाकई में ये आपका इंटरेस्ट का फील्ड है या नहीं, क्या आपको ये अगर करने दे 2-4 साल या 10 साल तक या जीवन भर, तो क्या आप ये कर पाएंगे कि नहीं, क्या आप इंजॉय कर पाएंगे कि नहीं। तो अगर 9th-10th के बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर उनका किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है, जरूरी नहीं कि सबको कंपटीशन में ही आना है, तो अगर उनका इंटरेस्ट है तो आप उस फील्ड में जा सकते हैं, आपका इंटरेस्ट का जो भी फील्ड हो। तो अभी तक का टोटल यही कंक्लूजन रहा। और मैं आप लोगों से कुछ सवाल लेना चाहूँगा, अगर किसी को इन दोनों से अगर कुछ भी अगर कोई पूछना चाहते हो तो फिर पूछ सकते हो। एनीवन, कोई भी अगर कुछ पूछना चाहते हो तो। मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब इतने सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं लेकिन होता सिलेक्शन मतलब कुछ का ही है। जब इतना फॉर्म भरा था 5000 का सिलेक्शन हुआ सीजन, तो कुछ तो स्पेशल आप लोग में मतलब हुआ है। तो मतलब मैं वो जानना चाहता हूँ कि मतलब एग्जाम अटेम्प्ट करने के टाइम आप लोग क्या कर लेते हैं, मतलब कोई इंग्लिश पहले बनाता है, कोई मैथ्स पहले बनाता है, तो 1 घंटा में हम कैसे उस एग्जाम को मतलब क्वालिफाई कर पाए। मतलब हम लोग का होता है कि 1 घंटा में सीट ही नहीं बनता है, मेरा तो होता है प्राय, तो मतलब कैसे उसके अटेम्प्ट। मैं इनके क्वेश्चन का सारांश बोल देता हूँ कि चूँकि सिलेक्शन बहुत कम होता है, बहुत कम लोग, 1% से भी कम लोगों का होता है, इतने सारे लोग फॉर्म भरते हैं। तो आप लोग में तो कुछ तो आप लोग का प्लान होता होगा जो औरों से अलग होता होगा, तो वो क्या प्लान है, मतलब क्या कैसे टैकल करते हैं क्वेश्चन को एग्ज़ाम हॉल में आप लोग। जी, जैसे देवाशीष ने कहा कि क्या स्पेशल है, वो स्पेशल कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है, वो स्पेशल मैन मेड है, वो है मेहनत। जब सारे लोग सोते हैं, जो सिलेक्शन होते हैं वो पढ़ते हैं, वो रात को सोते हैं बहुत आराम से, लेकिन वो सोते नहीं हैं, सपने वो नहीं देखते हैं जो सोते हैं, सपने वो पूरा करते हैं जो पढ़ाई करते हैं, बस वही स्पेशल है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और इस डिफरेंस को लाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, बस यही स्पेशल है। अब बात रही कि 1 घंटे में नहीं बनता, सही है 1 घंटा में नहीं बनता है। जब शुरू में मैं भी सेट बनाता था तो लगभग 1.5 घंटा के आसपास मेरा टाइम लगता था, तो बहुत डर जाता था कि कैसे बनेगा, 1 घंटा में हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल लगेगा शुरू में आपको, ठीक है। लेकिन फिर सोचा अच्छा क्या किया जाए, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए रास्ता नहीं था, दूसरा चीज़ में इंटरेस्ट था नहीं जो मैं कर ही नहीं सकता था, इंटरेस्ट था नहीं। जब इंटरेस्ट जो वो करने में हार्ड लग रहा, तो इंटरेस्ट नहीं है वो करने में कितना हार्ड लगेगा। तो मैं क्या किया, उसी में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगा। प्रैक्टिस करते करते भी इतना आ गया कि टाइम बच जाती है कभी कभी, बस वही मेहनत आपका अलग बनाती है सबसे। ये बिल्कुल आप ही लोग के जैसा है, कुछ अलग नहीं है।
बस हो सकता है ये आपसे कुछ ज़्यादा मेहनत किया, आप भी मेहनत कीजिए, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। और किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? 8 क्लास के बच्चे नहीं है कोई? 8 क्लास के कोई बच्चे यहाँ पे नहीं? 9th के पूछ सकते हैं कि कोई भी फील्ड से रिलेटेड, कोई भी फील्ड से रिलेटेड अगर किसी को कुछ पूछना है तो। पेपर रिकमेंडेशन मैंने ग्रेजुएशन को लेकर इंग्लिश। इंग्लिश पेपर, अच्छा। देखियो, पेपर रिकमेंडेशन जैसे मुझे बोल दिया गया पहले पेपर पढ़ने के लिए। अब पेपर तो कुछ समझ में आता नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत इजी लैंग्वेज दिस इज ए काउ दैट इज ए काउ नहीं लिखा हो रहा था वहाँ पे, ठीक है। तो मुझे बहुत बोरिंग लगता था। 1-2 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद लगा कि छोड़ दूँ, ये तो पैसा वेस्ट है, टाइम भी वेस्ट है, कुछ नहीं है। फिर सोचा कि अच्छा भैया ने बोले होंगे, फिर कुछ दोस्त ने भी सजेशन किए थे, तो कुछ तो बात होगी तो ही ना। तो मेरा इंटरेस्ट था क्रिकेट में, तो मैं क्रिकेट पेज पढ़ता था सिर्फ। इसके बाद सारा पेज फाड़ के फेंक देता था, कोई काम का ही नहीं है, सिर्फ क्रिकेट पढ़ता था। क्रिकेट से जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ने लगी तो मुझे कुछ इंग्लिश समझ में आने लगी। जब इंग्लिश समझ में आ रहा तो न्यूज़ पढ़ता था, और न्यूज़ भी वही पढ़ता था जो मज़ेदार न्यूज़ हो। मज़ेदार न्यूज़ जैसे कि कहीं पे गाय को दौड़ा के मार दिया गया, उस तरह का न्यूज़ पढ़ता था, मतलब कि जो इंटरेस्ट हो, नहीं तो नहीं पढ़ता था। ये एक ट्रिक को मैंने लगाया इसी को। इसके बाद धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि लगभग सारा न्यूज़ अभी समझ में आ जाती है। तो पेपर रिकमेंडेशन नहीं, जो आपका इंटरेस्ट हो वो पढ़िए। आप स्टार्ट कर सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे धीरे लेवल आगे जाइएगा तो द हिंदू सबसे बेस्ट पेपर जैसे माना जाता है कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। ऐसे हाँ, ग्रामेटिकल जो होता है वो क्या होता है, हिंदू में सबसे बेस्ट रहता था। खैर मैं तो ऐसे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, दोनों ठीक है। तो और कोई है? हाँ बोलो। आप जो वजह से है कि जैसे सीजीएल में प्रीलिम्स हो जाता है, लेकिन मेंस के लिए उसमें मैथ के लिए 2 घंटा और इंग्लिश के लिए 2 घंटा रहता है। तो मैथ के लिए 2 घंटा के लिए उसको टाइम टेकिंग मतलब नहीं हो पाता है। मतलब उसमें होता है कि लोग बहुत मतलब क्वेश्चन से मतलब डिफिकल्ट रहते हैं। तो अच्छा, मतलब कि मैं माइक में बोल देता हूँ कि जो मेंस पेपर होता है उसमें जो इंग्लिश और मैथ्स रहता है, तो मैथ्स का पेपर 2 घंटे की मैंने 2 घंटे के से ज़्यादा टाइम लग जाता है। वो पॉसिबल नहीं लगता आप लोगों को लगता है ये इम्पॉसिबल है 2 घंटे में सॉल्व करना। ठीक है, बोलिए अरुंधा। देखिए, मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस पे ही निर्भर करता है। मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, मैं अभी बोल सकता हूँ। अब मैं कोई भी मैथ बना सकता हूँ बैठ के। लेकिन जब मैं शुरुआत किया था तो भैया लोग का हमसे मैथ ख़राब था, लेकिन हमसे ज़्यादा नंबर आता था, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस नहीं था। मैं 1 घंटा में मात्र 20 ही सवाल बना पाता था, और वो लोग 50 सवाल बना लेते थे। प्रैक्टिस करते करते मेरा 50 का 50 बनने लगा। इसलिए जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। वो प्रैक्टिस सेट बनाना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट बनाने से पता चलता है टाइम का मैनेजमेंट होता है उससे। प्रैक्टिस सेट जो जितना बनाएगा उतना ज़्यादा अच्छा लड़का को देखिए जिसका मैथ अच्छा नहीं है, हमसे ज़्यादा नंबर लाता है, जबकि हमसे मैथ खराब हो उसका, क्योंकि वो ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, चाहे इंग्लिश हो चाहे मैथ हो। प्रैक्टिस सेट बनाने से आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। मैं टेंशन हो गया शुरू दिन जब उन लोगों के साथ मैथ बनाया कि अरे हम इतना अच्छा मैथ जानते फिर बना नहीं पा रहे। वो लोग भैया लोग बोले कि तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं है, तुम केवल अब सब्जेक्टिव बनाए हो, इसलिए ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आ रहा तुमको। तुम 10 दिन सेट बनाओ, देखो हमसे अच्छा नंबर आओ। सेम वैसे ही हुआ। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करने से ही वो अपने आप टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। तो आप हो सका तो मैथ में प्रॉब्लम है तो मैथ का अलग से प्रैक्टिस सेट बना लीजिए डेली। उसे ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट मारना अच्छा है कि ऑफलाइन? पहले तो ऑफलाइन ही मारिए, फिर ऑनलाइन कीजिएगा। पहले ऑफलाइन आप घर में जैसे 2 घंटा टाइम है तो 1 घंटा 55 मिनट लगा के आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए। हम वैसे ही कर करके मेरा मैथ ठीक हुआ था। नहीं मैथ मेरे जानते थे सब हम, क्योंकि हम भी मैथमेटिक्स ग्रेजुएट है, तो मैथ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बना नहीं पाते थे हम। उस समय समझ में आता था कौन सा फॉर्मूला लगने से वो बन जाएगा। प्रैक्टिस करते करते दिमाग में आ गया अरे इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, ये ऐसे कैलकुलेशन करने से फटाफट हो जाएगा। तो ट्रिकली कुछ नहीं होता है, जब आपको बनाने लगेगा ना अपने दिमाग में ट्रिक आने लगता है, वही होता है और कुछ नहीं। तो प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना जल्दी वो बनने लगेगा, और कुछ है नहीं। शुभदीप भी वही चीज़ बताया। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, जैसे प्रैक्टिस भैया बोले, जी हाँ, प्रैक्टिस से क्या होता है ना, स्टेप सब याद हो जाते हैं, ठीक है, सारा स्टेप्स याद हो जाएंगे। मैं इस बार का मेंस का बता रहा हूँ, 3 क्वेश्चन ऐसा था कि मैं बिना क्वेश्चन पढ़े सिर्फ फिगर देख के आंसर बना दिया हूँ, इसलिए क्योंकि वो आ गया था उसी तरह का, सिर्फ डेटा चेंज था। मुझे पता था कि स्टेप्स क्या होता है, लास्ट में अच्छा माइनस करने के बाद इतना आंसर आता है, बीच का स्टेप्स गायब कर दिया मैंने। वो मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगे थे मुझे वो क्वेश्चन बनाने में, मेरे सॉलिड 3 से 4 मिनट बच गए। उसमें मैं अदर क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, क्योंकि स्टेप्स याद हो जाते हैं, आपका डेटा चेंज रहेगा, आप उस पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा सिर्फ। यही होता है प्रैक्टिस का फायदा। मॉक टेस्ट के लिए मतलब कोई सजेशन ऑनलाइन मॉक टेस्ट? ऑनलाइन मॉक टेस्ट सबसे अच्छा अभी जैसे कि चीप एंड बेस्ट में बोलूँगा तो वो टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक को अगर
देखिए प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ रहता है, लेकिन इतना है काफ़ी है। तो आप उसको जब ख़त्म कर लीजिएगा तो इसके बाद ग्रेड अप है, ऑलिव बोर्ड है, टॉप रैंकर्स है, एसएससी सुपर मॉक्स है, एसएससी ट्यूब है। तो जैसे कि मैं इसके लिए मेंस में जैसे कोई भी टेक्स्ट बुक लेता था तो उसमें 20 से ज़्यादा नहीं देते थे, वो ख़त्म हो गया। लॉकडाउन में घर में ही था तो फिर लिया एसएससी ट्यूब 80 थे, वो भी ख़त्म हो गया। 80 मतलब 40 मैथ का 40 इंग्लिश का, वो जब ख़त्म हो गया तो फिर मैं ग्रेड अप का लिया। मैं टोटल 6 टेस्ट बुक मतलब टेस्ट सीरीज ख़त्म कर दिया था पूरा लॉकडाउन में। टाइम अच्छी मिली थी, लगभग 7-8 महीना मिल गई थी, तो सारा लगभग 6 मॉक टेस्ट ख़त्म कर दिया था सारा का सारा। इसीलिए इतना ज़्यादा प्रैक्टिस होने पर या स्टेप्स याद हो गए थे मुझे। मतलब प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा, और कुछ ऑप्शन नहीं, आता सबको है, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए तो वही आपको फिर परफेक्ट बना सकता है, वही आपका सिलेक्शन करा सकता है। ठीक है, तो और किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? वो जो डिस्क्रिप्टिव में लिखते हैं जैसे इसे या राइटिंग लेटर, तो उसमें ग्रामर पे चेक करता है क्या? हाँ, ग्रामर चेक किया जाता है, ग्रामर उसमें चेक किया जाता है। लेकिन वो मेंस में सिलेक्शन होने के बाद होता है। नहीं, हम वही पूछ अच्छा, एनीवेज, तो ठीक है, आज का ये अंकुरम टॉक शो का आज पहला संस्करण था। आपका कुछ कहना है, कुछ क्वेश्चन? हाँ बोलिए। जैसे हम लोग नया नया फील्ड में उतरे कॉम्पिटिटिव में, तो हम लोग कभी तो मैथ में बना रहे हैं, तो हम लोग क्या मतलब अभी हम लोग टेस्ट सीरीज मारनी स्टार्ट कर देंगे या नहीं? नया जो ज्वाइन किया है, प्लान क्या वो टेस्ट सीरीज अभी किस क्लास में अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब इंटर हो गई है। मैथ तो पढ़ी होंगी, ये 10th तक तो पढ़ी ही होंगे आपने, ठीक है। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपकी तो बेसिक क्लियर है, बस उसको आप एक क्या कीजिए, बूस्टअप कीजिए उसको। सिर्फ पढ़ाई तो हुई है, उसी बेसिक को आप स्पीड में बनाने का कोशिश कीजिए। अब स्पीड में आप बोलिएगा हम ट्रिक लगा कर बनाएंगे, तो ट्रिक लगाइए मत, आप ट्रिक खुद से बनाइए। ट्रिक आपने अपने आप आ जाएंगे, जब आप बनाते बनाते स्टेप्स गायब हो जाएंगे, उसी को ट्रिक कहते हैं। ट्रिक किसको कहते हैं? ट्रिक जादू नहीं है कोई, ट्रिक्स खुद से क्रिएट कीजिए, ठीक है। वही है आपका, स्टेप्स गायब करना ही ट्रिक्स है। बस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उसी में हो जाएगा। तो इनका टेस्ट सीरीज मारना भी सही रहेगा इन लोगों का? जो टेस्ट सीरीज आप ऑफलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑनलाइन में अभी मत प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन में क्या आप रिव्यू कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन अभी हो सकता है ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो घबराना नहीं है। ये नहीं कि आपका 1 मिनट टाइम दिया तो 1 मिनट में बना तो बना, नहीं बना तो छोड़ दिए। छोड़ना नहीं है आपको, आपका अभी जितना टाइम लगे आप उतना टाइम, 3 घंटा में बन रहा, आप 3 घंटा में बनाइए, लेकिन सारा क्वेश्चन बनाइए। अभी आप टाइम मत देखिए, जब बनने लगे सारा क्वेश्चन, इसके बाद आप टाइम लगा के बनाइए फिर। ठीक है, तो आज हम लोगों का अंकुरम टॉक शो का ये पहला संस्करण था। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी अपने अपने फील्ड में अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, या किसी भी अपने अपने इंटरेस्ट के किसी फील्ड में अगर कोई सक्सेसफुल हुए हैं, तो उनको हम यहाँ पर बुलाने का प्रयास करेंगे और उनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।